क्लास में हमने सेक्शन 39 में पढ़ा था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में हमने बात की थी कि जब आपको मिनिमम अमाउंट मिल जाता है तभी कोई कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटीज और शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी। मिनिमम अमाउंट मिलने से पहले अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। डन। मिनिमम अमाउंट कितना होता है एप्लीकेशन पे? मिनिमम अमाउंट होता है 5%। ओके, कुछ छोटे छोटे 2-3 पॉइंट और है, वो भी अपन देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 में ही आगे बोला जाता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। विद इन 30 डेज। कितने दिन में रिटर्न ऑन अलॉटमेंट करना होता है? विद इन 30 डेज। PAS3 तो ये कहता है कि साहब जैसे ही आपने अलॉटमेंट किया है तो जिस दिन अलॉटमेंट क्लोज होता है, अलॉटमेंट क्लोज होने के विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रार को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फाइल टू रजिस्ट्रार रिटर्न अंडर फॉर्म नंबर PAS3। PAS3 में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। ठीक है साहब। अब आपको इसमें क्या क्या फाइल करना पड़ता है? डिटेल्स ऑफ एलओटीज। एलओटीज की डिटेल्स, दैट इज नेम। एलओटी का नाम क्या है? एलओटी का एड्रेस क्या है? एलओटी का ऑक्यूपेशन क्या है? तो ये उसमें आना चाहिए। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एलोटेड टू ईच एलओटी। हर एलओटी को कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दी जा रही है? एडिशनल डिटेल्स with additional details attached with return। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, इसका ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका ये फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रार को जो रिटर्न दी जाती है अलॉटमेंट की, वो कौन से फॉर्म में दी जाती है? तो फॉर्म नंबर PAS3। PAS3 में रिटर्न ऑन अलॉटमेंट की रिटर्न दी जाती है। उसमें सारे एलओटीज की लिस्ट होती है कि इन इन लोगों को हमने शेयर इश्यू किए हैं, ये इनका एड्रेस है,
ये इनका ऑक्यूपेशन है। हर एलओटी को हमने इतने इतने शेयर या सिक्योरिटी इश्यू की है। उसके साथ ही इस फॉर्म नंबर 3 के साथ कुछ और डिटेल्स भी अटैच की जाती है। वो डिटेल्स क्या क्या होती है, वो डिटेल्स ध्यान दीजिए। तो बोले शेयर्स अलॉटेड अदर देन कैश, क्या आपने कैश के अलावा भी किसी को शेयर इश्यू किए क्या? एक तो होता है कि भाई जब भी हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसका जो कंसिडरेशन मिलता है वो कैश में मिलता है, जैसे एप्लीकेशन मनी आपके पास आई होती है। लेकिन क्या आपने क्या आपने किसी को कैश के अलावा भी शेयर इश्यू किए हैं? तो ये कहता है allotment of shares whose consideration other than cash। तो बोले क्या शेयर्स का अलॉटमेंट अदर देन कैश हुआ है? इफ यस then copy of contract for which such allotment made। ये लीजिए। तो ये सिंपली क्या कह रहे हैं कि क्या जो अलॉटमेंट हुआ है वो अदर देन कैश हुआ है? अगर अदर देन कैश हुआ है तो आपके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट बना हुआ होगा, जैसे जिसको आपने शेयर इश्यू किए हो सकता है वो आपका एम्प्लॉई हो, आपने उसको ईएसओपी में दिए हो सकता है उसने आपके लिए कोई एक्स्ट्रा काम किया हो तो इसलिए आपने उसे शेयर दिए हो। जिस भी पर्पज के लिए आपने उसे शेयर दिए उस पर्पज के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगा दीजिए साहब, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने उसे शेयर्स क्यों दिए हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, आप कहते हो कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो रिटर्न में था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था वो रिटर्न में था ही नहीं, तो हम उसकी कॉपी कैसे दे सकते हैं? तो कहते हैं इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में नहीं था, देन डिटेल्स, देन ऑल डिटेल्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल देनी है। वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। मान लो आप मेरा एक शेयर खरीदते हो, बदले में मुझे 100 रुपए देते हो, तो क्या शेयर का सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गया कि मैंने आपको शेयर कितने रुपए में दिया है? 100 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपने मेरे लिए कोई काम किए, आपने मेरे लिए कोई सामान बना के दिया, मान लो आपने मुझे ये एक मार्कर का सेट ला के दिया और बदले में मैंने आपको शेयर दे दिया, तो अब उस शेयर के बदले में मुझे क्या वैल्यू मिली है? तो इस मार्कर की वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा ना। अब इस मार्कर की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? इस मार्कर की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए?
एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है साहब। पॉइंट नंबर 4, बिना पैसे के शेयर तो बोनस शेयर भी दिए जा सकते हैं। तो इफ बोनस शेयर्स अलॉटेड, then copy of resolution passed in general meeting of शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग हुई है, इस जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, उस रिजोल्यूशन की कॉपी भी दीजिए। If preference shares converted into equity share, then valuation report of रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये लीजिए साहब, ये 5 डिटेल है जो आपको इसके साथ में लगानी होती है। तो बड़ा इजी सा काम है, ध्यान से देखिए। ये क्या कहता है कि जब आपने अलॉटमेंट किया हो तो अलॉटमेंट क्लोज होने के 30 डेज के अंदर आपको अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल करनी है रजिस्ट्रार। उसमें लिस्ट होगी किन किन लोगों को आपने शेयर दिए हैं और उन लोगों की सारी डिटेल हो। ठीक है साहब, किसको कितनी सिक्योरिटी दी है वो बताया जाएगा। फिर ये कहता है अगर आपने शेयर कैश में दिए ठीक है, लेकिन आप कुछ लोगों से बिना पैसा लिए भी शेयर दे सकते हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल डिटेल देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? अगर आपने किन्हीं लोगों को कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब उनसे कंसिडरेशन तो लिया है लेकिन कैश में नहीं लिया, तो क्या कंसिडरेशन लिए है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके बीच, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगा दीजिए। आप कहते हैं साहब कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मतलब रिटर्न में नहीं था, तो रिटर्न में नहीं था तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स बता दीजिए और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट दीजिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बना के दी हो कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी। पॉइंट नंबर 4, अगर बोनस शेयर दिए तो पैसा तो आया ही नहीं होगा, तो बोनस शेयर दिए हैं तो बोनस शेयर का जो रिजोल्यूशन पास किया होगा शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में, उस रिजोल्यूशन की कॉपी दे दीजिए। और अगर आप कह रहे हो कि हमने तो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया था इक्विटी शेयर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट दे दो कि उन प्रेफरेंस शेयर की आज के दिन वैल्यू क्या थी। डन, समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब इसमें रिटर्न क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जब अलॉटमेंट किया जाता है तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में फॉर्म कौन सा फिलअप करना होता है, या तो ये पूछ सकता है दैट इज PAS3, या फिर ये पूछ सकता है कि डिटेल्स ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन PAS3। PAS3 में आप क्या क्या डिटेल्स देते हैं और एडिशनल डिटेल्स अटैच्ड विद PAS3। तो फिर आप क्या कहोगे, PAS3 में हम LOTs की डिटेल देते हैं कि किस किस को शेयर अलॉट किए हैं, उनका नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, किसको कितनी सिक्योरिटीज अलॉट की है वो बताएंगे। उसके एडिशनल में ये 5 चीजें और हो सकती है। क्लियर, समझ गए, सभी को क्लियर है?
यस सर। इसके बाद आगे बोलता है पेमेंट ऑफ कमीशन। इसी सेक्शन का पार्ट है, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको समझना है क्योंकि आपको ये आता है। पेमेंट ऑफ कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये कहता है साहब अंडर राइटिंग कमीशन आपको देना है। कितना देना होता है? 2.5%, मैक्सिमम 2.5% ऑन डिबेंचर और 5% ऑन शेयर्स। इतना सा लिख के भी छोड़ सकते हैं। इसी सेक्शन का पार्ट है पेमेंट ऑफ कमीशन। कौन सा कमीशन? अंडर राइटिंग। इसमें केवल इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 5% ऑन शेयर्स, 2.5% ऑन डिबेंचर्स। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केवल इतना ही है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डन। बस इतना ही आपको ये टॉपिक करना था। ये हमारा प्रोस्पेक्टस और रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, मतलब पब्लिक इश्यू के थ्रू जब हम शेयर इश्यू करते हैं, हमारा शेयर अलॉट करने तक का काम पूरा हो गया। हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 23 से। सेक्शन नंबर 23 से वहां पे हमने कहा था एक पब्लिक कंपनी 3 तरह से शेयर इश्यू कर सकती है। पहला पब्लिक ऑफर, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा बोनस और राइट शेयर्स। तो हमने कहा भाई, हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के लिए उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करनी होती थी। फिर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड हमने सारे रूल देखे। फिर अलॉटमेंट से रिलेटेड रूल्स देखे, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस हो सकती है वो सारा देखा। क्लियर है सभी को यहां तक? प्रियांशी यस सर। ओके, कनिका यस। अब जो सेकंड ऑप्शन आता है बेटा, सेकंड ऑप्शन आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट दो जने कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी को तो करना ही प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है। प्राइवेट कंपनी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन ही प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। पब्लिक कंपनी पब्लिक प्लेसमेंट भी कर सकती थी, मतलब पब्लिक ऑफर भी कर सकती थी, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। डन? क्लियर? तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट्स। पहले मैं आपको उसके लिए कुछ नोट्स लिख रहा हूं, फिर हम उस नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहले मैं कुछ नोट्स लिख रहा हूं, आप उसको देख लीजिए, फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड। एक सेकंड वेट कीजिएगा।
चलिए सर, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, डेफिनेशन, मतलब एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये कहता है, लिख लीजिए, ऑफर, ऑफर या फिर इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड, हम किसी को भी नहीं करें, कोई भी खरीद सकते हैं, एक सिलेक्टेड पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है साहब, थ्रू, थ्रू पीपी ऑफर लेटर, पीपी ऑफर लेटर का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, पीपी में बोल रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, which satisfied the conditions, which satisfy the condition of private placement specified in this सेक्शन। ये लो सर, तो मीनिंग क्या है? ये कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऑफर है या एक इनविटेशन है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर which satisfy the condition of private placement specified in this section। ठीक है साहब, तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसे क्या माना जाएगा? इसे प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। डन? हाँ जी, क्लियर है? डेफिनेशन में कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक है। बेटा 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे एक कॉल लेना है। हेलो, हेलो।
चलिए साहब, तो अब हम बात करते हैं आगे। कंडीशन, कंडीशन अब आ जाती है साहब, कंडीशन क्या क्या है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहली कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड पर सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल ईयर में पर सिक्योरिटी मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ये लो साहब, एक फाइनेंशियल ईयर में एक सिक्योरिटी में 200 मेंबर से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है साहब, तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि 200 मेंबर से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है साहब। अच्छा, एक बात जरूर याद रखनी है, इट शुड नॉट इंक्लूड QIB, QIB, ओके, एंड ESOP। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि आपको 200 मेंबर्स को ही करना है, लेकिन 200 में कौन इंक्लूड नहीं होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। QIB का मतलब, मैं यहां स्टार लगा के लिख देता हूं, स्टार लगा के लिख देता हूं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये वो लोग होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। अगर ये लोग आपके प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर खरीद रहे हैं तो ये 200 की लिमिट में नहीं आएंगे, इनको बोलते हैं QIB। क्लियर? तो सबसे पहले 200 से ज्यादा की लिमिट तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपको पता है, आपने सहारा इंडिया के बारे में सुना है? सहारा इंडिया, बेटा बुक में लिमिट जो 50 दी हुई है वो लिमिट है सेक्शन की लिमिट। बुक में लिमिट जो 50 दी हुई है वो सेक्शन की लिमिट है, लेकिन इस सेक्शन के साथ अभी अपन आगे चल के बात करेंगे, रूल, रूल भी दिया हुआ है। तो इस सेक्शन के साथ में रूल भी गिवन है, और रूल जो गिवन है, रूल में उस सेक्शन को एक्सीड किया गया है 200 तक। सेक्शन में लिखा गया है कि 50 मेंबर्स और एज प्रेस्क्राइब्ड हायर लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय, और हायर लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय, और वो जो हायर लिमिट है वो लिमिट डिसाइड की गई है 200। ओके, तो जो हायर लिमिट डिसाइड की गई है रूल के थ्रू, देखो क्या होता है, क्या होता है कि जब कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसमें कोई लिमिट डाली जाती है, लेकिन अगर उस लिमिट में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले उस लिमिट के लिए रूल दे दिया जाता है। अगर रूल से भी सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो फिर उस सेक्शन को अमेंड कर दिया जाता है। तो यहां पे इन्होंने रूल दे दिया सेक्शन 42 के साथ, सेक्शन 42 के साथ रूल नंबर अपन पढ़ेंगे 14, अभी रूल नंबर 14 भी लिखना है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या किया गया है, रूल्स में इसे एक्सीड करके कितना कर दिया, 200 कर दिया। ओके,
सेक्शन में 50 लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स में इसे बढ़ा के कितना किया हुआ है, जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो कितनी है, 200। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको सहारा इंडिया याद है? सहारा इंडिया शायद मैंने आपसे पहले भी कभी पूछा हो सकता है। यस सर। बेटा सहारा इंडिया ने क्या किया, सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई उन्होंने, खुद की कंपनी, सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया, और प्राइवेट प्लेसमेंट करके 2 करोड़ से 24,000 करोड़, 24,000 करोड़, मतलब एक आदमी से लगभग 12,000 रुपए। ऐसा कितने कितने लोगों से पैसे लिए? उन्होंने पैसे लिए 2 करोड़ लोगों से। कितना पैसा हो गया सोच के समझिए, एक आदमी के लिए 10-12 हजार रुपए देना छोटी सी बात थी। छोटे छोटे गांव तक भी उन्होंने हर आदमी से पैसे ले लिए। कितने लोगों से पैसे ले लिए? 2 करोड़ लोगों से। कितने रुपए हो गए उनके पास? 24,000 करोड़। अब ये बात धीरे धीरे किसके पास पहुंची? कोर्ट के पास पहुंची। तो कोर्ट ने कहा कि साहब आप पे तो सेबी के रूल्स अवेलेबल होते हैं, आपने तो सेबी की लिमिट्स का, आपने जो रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स का आपने तो एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट तो केवल 200 लोगों पे ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। आप तो 200 को क्रॉस कर रहे हैं। बोले साहब मैं कौन सी लिस्टेड कंपनी हूं, मैं तो एक प्राइवेट कंपनी हूं, मैं तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हूं, और मैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना भी नहीं चाहती, मैं तो पब्लिक ऑफर लाना ही नहीं चाहते हम। तो बोले साहब आपने पहले ही 200 की लिमिट को क्रॉस कर दिया, आपने पहले ही 200 की लिमिट को क्रॉस कर दिया है, मतलब आप ऑलरेडी पब्लिक ऑफर ला चुके हो, आप ऑलरेडी पब्लिक ऑफर ला चुके हो। 200 से ज्यादा हुए इसका मतलब पब्लिक ऑफर, मतलब आपने सारे जो किए हैं वो फ्रॉड है, आपने किन्हीं कंडीशन को पूरा नहीं किया, आपने सेबी की परमिशन नहीं ली, आपने सेबी को जो डिटेल्स फर्निश करनी चाहिए थी वो सारे डिटेल्स फर्निश नहीं की है। इसके लिए सहारा इंडिया लिमिटेड के जो ऑनर थे उनका नाम था सुब्रता रॉय। उनको 2015 या 16, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, में क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और वो 3 साल तक जेल में रहे, इम्प्रिजनमेंट। अभी भी उनपे केस चल रहा है और वो बेल पे बाहर है। अभी उनको बेल दी गई है और वो बेल पे बाहर है, और वो बेल भी किस कंडीशन पे है? उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करा रखे हैं लोगों को बांटने के लिए। डन। तो ये वाली सिचुएशन है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका केस लो है सारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने से रिलेट करता है, अपन जानते हैं उसको। डन। सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके डन। ये इसी चीज पे बना हुआ केस लो। तो पहली कंडीशन समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो थी,
चलिए, पहली कंडीशन पूरी कर दी आपने। अब सेकंड, records of person to whom the offer has been circulated within 30 days to ROC। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उन लोगों के रिकॉर्ड्स दीजिए, रिकॉर्ड मतलब उन लोगों की डिटेल दीजिए जिन लोगों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया है, ऑफर सर्कुलेट करने के 30 डेज के अंदर। डन। थर्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट not received in cash, only DD and चेक। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैश में नहीं होना चाहिए, केवल डीडी, चेक या फिर आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, वो चेक का ही ऑल्टरनेटिव होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैश में नहीं होना चाहिए। सेक्शन में तो डीडी और चेक ही लिखा हुआ है, लेकिन आरटीजीएस भी हो सकता है। डन। फोर्थ पॉइंट, subscription money received kept in सेपरेट बैंक अकाउंट। जो आपको सब्सक्रिप्शन मनी मिली है वो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आपको सब्सक्रिप्शन मनी मिल गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको करना पड़ेगा अलॉटमेंट। अब आपको करना पड़ेगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट should be made within 60 days। अलॉटमेंट आपको 60 डेज में करना पड़ेगा। 60 डेज ऑफ मनी रिसीव्ड। आपको जब पैसा मिला है तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इफ नॉट, अगर आपने, मैं लिखता हूं एक बार ध्यान से सुनिए, इफ नॉट, अगर नहीं किया, अगर नहीं किया, रिफंड द मनी, पैसा वापस दे दीजिए साहब अगले का। अगर आपने 60 डेज में उसको अलॉटमेंट नहीं दिया तो रिफंड द मनी इन नेक्स्ट 15 डेज।
अगले 15 दिन के अंदर अंदर उसको वापस दे दीजिए साहब पैसा दोबारा। इफ नॉट, अगर आपने उसे पैसा वापस नहीं दिया, इंटरेस्ट @ 12% पेबल फ्रॉम 61th डे। ठीक है साहब, मेरी बात इसकी बात समझे, ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि आज मैंने आपको पैसा दिया साहब, मैं एक इन्वेस्टर हूं, आपका शेयर खरीदना चाहता था प्राइवेट प्लेसमेंट में, मैंने आपको पैसा दिया, पैसा देने के 60 डेज के अंदर अंदर या तो आप मुझे शेयर दे दो, अलॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे अलॉट नहीं किया तो 60 डेज के बाद मैं आपको 15 दिन का टाइम दूंगा, 15 दिन के अंदर मेरे पैसे दे दो। अगर 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं जिस दिन वो 60 दिन खत्म हुए थे ना, उसके अगले दिन से इंटरेस्ट चालू कर दूंगा, मतलब मैं इन 15 दिन का भी इंटरेस्ट लूंगा। डन। और आगे जब तक आप नहीं दोगे तब तक का तो लूंगा ही लूंगा। समझ गए कंसेप्ट पूरा? चलिए, कुछ कंडीशन और भी है, कुछ कंडीशन और भी है, मैं इसको हटा रहा हूं। if previous offer pending, then no further issue। जब तक प्रीवियस ऑफर पेंडिंग है तब तक कोई नया इश्यू आप नहीं लाएंगे। नो एडवर्टीजमेंट अलाउड फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर का आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अरे प्राइवेट है भैया, कॉन्फिडेंशियल है, आप इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आफ्टर अलॉटमेंट रिटर्न टू आरओसी। ये हमें पहले भी पता है कि जब भी कोई अलॉटमेंट हो जाता है तो उस अलॉटमेंट की रिटर्न किसको देनी पड़ती है? आरओसी को देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ जी, ये थी सारी 8 कंडीशन। ये 8 कंडीशन क्लियर है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सबसे पहले हमने ये देखा, फिर हमने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये 8 कंडीशन फुलफिल करते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट परफेक्ट है। कंडीशन, किसी कंडीशन में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सर पर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है फर्स्ट कंडीशन में? जैसे बेटा मैंने अपनी कंपनी के शेयर इश्यू किए तो 200 मेंबर को कर दिए। अब मैं मान लो डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं तो मैं दूसरे 200 मेंबर्स को कर सकता हूं। पहले मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, अब मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा हूं तो मैं दूसरे 200 मेंबर्स को कर सकता हूं। मतलब
ये सिक्योरिटी वाइज है, ये जो 200 की लिमिट है ये सिक्योरिटी वाइज है। ओके, हाँ कंपनी सिलेक्ट करेगी, सब्सक्राइबर कंपनी सिलेक्ट करेगी। सिलेक्ट करना कंपनी का काम है। सब्सक्राइबर सिलेक्ट करना कंपनी का काम है। एक बात समझो ना, प्राइवेट कंपनी का मतलब आप अपनी कंपनी के मालिक हो, और जब खुद मालिक होते हैं तो वो शेयर किसे देना चाहते हैं ये उनकी इच्छा है। पब्लिक ऑफर में खरीदने वाले की इच्छा होनी चाहिए। आपने तो कह दिया साहब हम हमारे शेयर बेच रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन लगा देगा और उसे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको शेयर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आपकी इच्छा है कि आप किसे देना चाहते हो और किसे नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन इसीलिए है, ठीक है। आपने एक बार पब्लिक ऑफर निकाल दिया, अब पब्लिक ऑफर में तो भैया कोई भी आके एप्लीकेशन लगा देगा, क्या आप उसे मना कर दोगे? आप बिना किसी ग्राउंड के उसे मना नहीं कर सकते। नहीं साहब हम आपको तो नहीं देंगे, कोई रूल तो होना चाहिए, कोई सिस्टम तो होना चाहिए, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सबको डील करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। नोट हो गया क्या? छोटा थोड़ा सा काम और है 5-7 मिनट का, फटाफट में कंप्लीट करते हैं। हाँ क्लियर है ये वाला। ओके, अब कुछ कंडीशन रूल ने भी दिए, कुछ कंडीशन रूल ने भी दिए। 1 मिनट वेट कीजिए। एडिशनल कंडीशन, कुछ एडिशनल कंडीशन है जो रूल 14 के अकॉर्डिंग भी है। कंडीशन नंबर 1, स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर ईच प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। हर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
notice of general meeting for passing special resolution is also attach explanatory statement for justification of price। देखो वो 200 की जो लिमिट है वो भी इसी में दी गई है, लेकिन उसको तो हमने डेफिनेशन में ही ऐड कर दिया कि 200 मेंबर तक आप जा सकते हो, हमने कंडीशन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन क्या है? हर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन कहां पे पास होगा? जनरल मीटिंग में। अब जनरल मीटिंग बुलाने के लिए उसका नोटिस देना पड़ेगा, तो उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए। नोटिस में आप लिखोगे कि हम आप मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? हम मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो आप सब मीटिंग में आइए। तो उस नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए कि इस प्राइस पे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं और ये जो प्राइस है ये जस्टिफाइड है। ओके, समझ गए? ये एडिशनल रूल्स किसने दिए हैं? एडिशनल कंडीशंस किसने दी है? रूल नंबर 14 ने। ओके, चलिए सर, फाइनली पेनल्टी की बात करनी है। इसकी पेनल्टी कल लिखेंगे, इसकी पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इस पूरे सेक्शन को रिवाइज करेंगे। इससे पहले वाले सेक्शंस में एक केवल अलॉटमेंट का रिटर्न इंपॉर्टेंट था, तो आज आपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। एक किया है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट और दूसरा किया है प्राइवेट प्लेसमेंट। डन। प्राइवेट प्लेसमेंट को अच्छे से याद करें और रिटर्न ऑन अलॉटमेंट को अच्छे से याद करें। क्लियर?